1887, it was found that certain metals, when radiated with ultraviolet light, it emits negatively charged particle. Also, the metals when heated, they emit negatively charged particle. तो बोलने का मतलब है कि जब मेटल्स को लाइट के साथ रेडिएट किया जाए या उनको हीट किया जाए तो वो चार्ज्ड पार्टिकल नेगेटिवली एमिट करते हैं। ये कब की बात है? 1887 की। तो इसी फिनोमिनन को बाद में नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी फिजिक्स गुरु बाय डॉक्टर पंकज बलौरिया। अगर आपको ये टॉपिक्स इंफॉर्मेटिव लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक फिनोमिनन है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले जो ये फिनोमिनन है वो डिस्कवर किसने किया, तो उसका श्रेय जाता है साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्ज को इन 1887। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसी दौरान जो है वो ये जो फिनोमिनन हुआ था एमिशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि उस टाइम जो था ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता था, क्योंकि जो जे थॉमसन थे उन्होंने 1897 में ये टर्म दी थी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उनको तब यही बोला गया कि अगर मेटल को रेडिएट किया जाए, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है या विजिबल लाइट है, तो वो क्या करती है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एमिट करती है। हीट करने पे भी एमिट होते हैं जब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इस फिनोमिनन को बोला गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया और विल्हेम हेलॉक्स एंड फिलिप लिनार्ड जो थे, उन्होंने इनकी डिटेल स्टडी की थी ड्यूरिंग 1886 टू 1992 और उसको हम बोला गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? Whenever there is a light falling on a metal surface of suitable energy या suitable frequency बोले, तो उस मेटल सरफेस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से इजेक्ट होंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो मेटल होती हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर, और हमें पता है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दे आर लूजली बाउंड, या इनको बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फ्री टू मूव। जब ये मूव करते हैं तो ये अगर थोड़ी सी इनको एनर्जी मिले तो ये सरफेस से बाहर आ जाते हैं। वैसे भी अगर हम ये बोलें कि मेटल के जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन ये फ्री है, तो ये बाहर क्यों नहीं आ जाते खुद? तो ये बाहर आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं तो जो सरफेस है वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जिस सरफेस को छोड़ के बाहर आने की कोशिश करते हैं, पीछे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को द्वारा खींच लेता है। तो मींस अगर हम ये बोलें कि मेटल सरफेस विदाउट एनी एनर्जी, जैसे हीट है, फील्ड है या लाइट है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स को तभी एमिट करेगी ऑन द सरफेस जो होंगे। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इनर मोस्ट शेल्स में होते हैं, वो दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो नहीं निकलेंगे। सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो अगर हम उनको एनर्जी दे दें, सफिशिएंट एनर्जी, कि वो अपने जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनसे अलग हो जाएं, तो वो बाहर आ जाते हैं। इसी फिनोमिनन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ये रेडिएशन का ही फिनोमिनन है या रेडिएशन का ही एक बोल सकते हैं हमारा इफेक्ट है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? हमारी जो रेडिएशन है, जब ये बोला गया कि जो हमारी रेडिएशन है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो कुछ फिनोमिनन्स करवाए गए, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये जो फिनोमिनन थे, ये क्लासिकल वेव थ्योरी जो थी उससे एक्सप्लेन हो रहे थे। बहुत इजीली हम बता पा रहे थे कि ये ऐसा क्यों होता है, कि लाइट डाइफ्रैक्शन क्यों होती है, इंटरफेरेंस की होती है, पोलराइजेशन की होती है। लेकिन
ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट कुछ ऐसे इफेक्ट थे जिसको वेव थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो उसको जो एक्सप्लेन किया था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है विच इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन with the help of classical wave theory। ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो आप समझ चुके होंगे फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक ग्लास की इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, ये जो मैं आप यहां पे जी के साथ डिनोट की है, और इस ग्लास ट्यूब में एक विंडो होती है, और ये विंडो जो होती है वो क्वार्ट्ज, जो हमारा विंडो जो बना होता है ये क्वार्ट्ज का बना होता है। पहले मैं पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपको थोड़ी फंक्शनिंग भी बताऊंगा। यहाँ S इज द सोर्स, ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है या रेडिएशन है। ये जो प्लेट है जिसको C से डिनोट किया है, दिस इज कैथोड, और ये जो रेड कलर की प्लेट दिखाई गई है दिस इज एनोड। और हम ये नीचे वाला जो सर्किट देख रहे हैं ये तो ऊपर एक सर्किट हुआ जिसके अंदर ये आपका फिनोमिनन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब स्टडी किया गया तो कुछ चीजों को क्या किया गया, चेंज किया गया। जैसे कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बिहेवियर शो करता है, या पोटेंशियल को अगर हम कम या ज्यादा करें तो क्या होता है। तो उसके लिए नीचे एक अलग से सर्किट बनाया हुआ है जो इसके लिए क्या काम करेगा, इसको अलग अलग कंडीशंस के ऊपर कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो ये बताएगा। तो वहां पे मैं बताना चाहूंगा जो V है दैट इज वोल्ट मीटर, म्यू A जो है दैट इज माइक्रो एमीटर। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट बोल सकते हैं। और ये हमारी जो है नीचे क्या है, बैटरी है, मीन जहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैथोड और एनोड को लगाते हैं। G इज अ ग्लास ट्यूब। हाँ, अब ये चीज क्या है, ये जो आप देख रहे होंगे यहां पे, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या होता है कि आप इसकी अगर आपको एनोड और कैथोड की पोलैरिटी को रिवर्स करना है, मींस नॉर्मली एनोड क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है नेगेटिव। लेकिन अगर आपने इस एनोड को लेस पॉजिटिव बनाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो अब वहां से फिर हम इनकी पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर। ये कब यूज होगा, जब हम क्या करेंगे, वेरिएशंस देखेंगे या हम इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। तो सेटअप आप समझ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा वर्किंग बताता हूं। जैसे ही सोर्स से रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है, ये जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, कैथोड के ऊपर पड़ती है, तो ये जो है ये मेटल है बेसिकली। और मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये विंडो, इस क्वार्ट्ज विंडो से होती हुई रेडिएशन जब कैथोड पे पड़ती है तो यहाँ के जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसको सरफेस इलेक्ट्रॉन्स जो बोलते हैं, वो इस कैथोड से डिटैच हो जाते हैं, और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग पड़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचते हैं तो इस सर्किट में, जो एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें करंट फ्लो करने शुरू कर देता है। और वो करंट जो होता है कौन मेजर करता है, माइक्रो एमीटर। मींस ये करंट जो होता है माइक्रो लेवल का होता है, तो इसलिए हम यहां माइक्रो एमीटर यूज करते हैं। तो सिंपल सा फिनोमिनन है, मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड एंड फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट कॉन्स्टिट्यूट फोटो करंट, या उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो ये आपका सिंपल सा सर्किट है। अब हम इसी सर्किट की हेल्प से आगे कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस देखेंगे कि हमारा पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाएं या कम करें तो फोटो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो फोटो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी को अगर चेंज करें तो कैसे फर्क पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या स्टडी करेंगे, हमने स्टडी करना है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। फोटो करंट आप समझ चुके होंगे, द करंट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल कैसे रहे हैं, थ्रू द लाइट, तो इसीलिए उनको नाम दिया गया फोटो करंट।
मींस फोटो मींस, बाद में आपको मैं वर्ड बताऊंगा, ये फोटो वर्ड जो होता है पर्टिकुलर लाइट के लिए यूज किया जाता है, फोटोन बोलते हैं हम बेसिकली उसको। तो ये जो फोटोन्स की हेल्प से जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी वेरिएशन हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले इंटेंसिटी के साथ, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर हम प्लेट्स एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और लास्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी। मींस आपका जो कैथोड है वो आप डिफरेंट मटेरियल्स आप ले सकते हैं, आप एल्कली मेटल्स हैं या फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है फोटो करंट के ऊपर। तो ये सारी हम जो वेरिएशंस देखेंगे, ये कैसे देखेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द एरिया पर सेकेंड, मींस कितने फोटोन जो हैं वो सरफेस के ऊपर आ रहे हैं कैथोड के पर सेकेंड। तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ग्राफ हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम पे चलते हैं। तो आप इंटेंसिटी को चेंज करने का सिंपल मेथड होता है कि आप सोर्स का डिस्टेंस जो है कैथोड से चेंज कर दें। अगर आप इसको पास ले आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इस सोर्स को दूर ले जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी को चेंज करना मींस सिंपली चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एस एंड द कैथोड, मींस इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम कम या ज्यादा करते हैं तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो क्या पाया गया कि जो आपका फोटो करंट होता है ना, फोटो करंट, आपका जो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नेचुरली जितने फोटोन्स आएंगे, जितने फोटोन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटरेक्शन कैसी होती है, जैसे इलास्टिक कोलिजन, एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकंड, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो आपका जो करंट है प्रोपोर्शनली बढ़ता है। मींस एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस द फोटो करंट इंक्रीजेस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका रिलेशन क्या होगा, लीनियर, मींस with the increase in the intensity photo current increases। और एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दी कि जितने ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे मींस जितने ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। जैसे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा एक सेकंड में, और अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी मींस एक सेकंड में 5 फोटोन आ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मींस corresponding to intensity the photo current linearly increases। ओके, तो ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। हाँ, ये थोड़ा आपको यहां पे जो आपका ग्राफ बना है उसको हम देखते हैं। देखो, हमने डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशंस ली, मींस यहां पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना है, सिर्फ इंटेंसिटीज को चेंज करना है। आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है मींस आपकी रेडिएशन सेम है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर लिया है तो ग्रीन ही कलर लेना है, ये तीनों के लिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, आपकी उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मींस उसका डिस्टेंस फ्रॉम द कैथोड जो है वो जैसे जैसे दूर होता जाएगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो यहां पे जो मैंने ये ग्राफ लिया है उसमें I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो बोलने का मतलब है I3 जो है वो पास है किससे, I1 से। इसका ये मतलब हुआ। अब क्या देखा गया कि जो आपका फोटो करंट है वो कुछ टाइम के बाद सैचुरेशन पे आ जाता है, इसको सैचुरेशन बोलते हैं, मींस करंट कांट चेंज विद द पोटेंशियल। अब ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है इसका मतलब है आपने एनोड को पॉजिटिव रखा है और कैथोड को क्या रखा है, नेगेटिव। मींस इलेक्ट्रॉन जो है, जो एनोड है वो खींच रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। पहले हम इसको समझते हैं। तो जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ी आपका करंट इंक्रीज कर गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, कि सैचुरेशन क्यों आ गई। तो बोलने का मतलब है जब मेटल सरफेस के सारे ही इलेक्ट्रॉन जो है नोड के ऊपर पहुंच जाएंगे उसके बाद आप चाहे पोटेंशियल को बढ़ाते रहे, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो करंट क्या रहेगा, फिक्स।
आप ये समझ चुके होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन क्या है। अब क्या हुआ कि उसके बाद हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब है कि हमने पोलैरिटी चेंज कर दी, एनोड को अब नेगेटिव पोटेंशियल से लगाया है और कैथोड को पॉजिटिव किया है। तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं आपको फिगर पे द्वारा लेके चलूंगा। तो जैसे अगर मैं इसको क्या करूंगा, लेस पॉजिटिव करूंगा, इसको नेगेटिव करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना बंद कर देगा और जो मैक्सिमम या जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वही अब यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जब आपका ये वाला जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां नहीं पहुंच पाएगा, तो आपका फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ग्राफ के ऊपर चलते हैं। तो यहां पे आपका क्या हुआ, आपका इस पॉइंट के ऊपर आके फोटो करंट ये जो वैल्यू थी वो क्या होगी, जीरो। इट मींस एक ऐसा पोटेंशियल हुआ, रिटार्डिंग पोटेंशियल मींस नेगेटिव पोटेंशियल, जो हमने एनोड को लगाया है जिसके ऊपर आके आपका फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो आपका माइनस वी नॉट है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेंसिटीज तो बढ़ाई लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम रहा, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपका इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ाना, एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे हैं। एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है फोटोन की। तो आप चाहे इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो काम सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम एनर्जाइज फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो यहां से आप ये इन्फर कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो उसके इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि पोटेंशियल जो है इन तीनों केसेस में I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 के लिए कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसीज हमने डिफरेंट ले ली, जैसे μ3 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ1। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को फिक्स रखा, मींस जो सोर्स का डिस्टेंस था फ्रॉम कैथोड वो फिक्स है। बदल क्या रहा है, बदल रहा है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो यहां पे आपको डिफरेंट कलर्स के सोर्सेज लेने पड़ेंगे। अब आप पूछें कि ये कैसे कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आप क्या करें, सोर्स और कैथोड के बीच में आप फिल्टर्स लगा दें या आप अलग अलग कलर के ग्लासेस रख दें, तो आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदल जाएगी। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि जब इंटेंसिटी फिक्स रहती है तो आपका सैचुरेशन करंट, जो आपका मैक्सिमम करंट है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन बोल सकते हैं या मैक्सिमम करंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट। और अब क्या हुआ, देखो ये सैचुरेशन करंट का कांस्टेंट होना मींस आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, तो वहां पे नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़े हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ी है, वो तो सेम है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम करंट है वो वही होगा जितना कि नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, चाहे वो रेड कलर के हैं, चाहे ग्रीन कलर के हैं, चाहे ब्लू कलर के हैं। तो इसलिए सैचुरेशन करंट जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो कांस्टेंट है। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सिंपली द पोटेंशियल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मैक्सिमम एनर्जाइज या इलेक्ट्रॉन व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको बोला कि जो आपकी एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहां से देखने पे यही पता चला कि जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके पास एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। तो जब एनर्जी ज्यादा है तो नेचुरली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो μ3 जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये जो V03 है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, μ3 के लिए।
तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी एनर्जी होती है किसी फोटोन की, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और जो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज ई वी नॉट। तो इसका मतलब जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी किसके बराबर, जैसे आपका किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो मैं आगे आपको एक इक्वेशन भी बताऊंगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें हम ये रिलेशन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो देखना वहां पे आप देखेंगे कि जो आपका रिलेशन आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इस ग्राफ से हम देख के ये बता सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द सैचुरेशन करंट या मैक्सिमम करंट फॉर अ गिवन मेटल। एक और बात आप यहां ध्यान रखना, यहां पे हमने कैथोड चेंज नहीं करना है, मेटल वही रखनी है। फॉर सेम मेटल फॉर सेम इंटेंसिटी आपका सैचुरेशन करंट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट, या उसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे दिया है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ सी। देखो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये ग्राफ है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज देखेंगे कि आपका जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है वो दो मेटल्स के लिए लिया है मैंने, मेटल एक ए और मेटल बी। दोनों के लिए डिफरेंट है लेकिन दोनों के लिए लीनियर है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो है आपका ये जो ग्राफ है ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका बोलने का मतलब है कि एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो म्यू नॉट की आप वैल्यू देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के पीछे जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के पीछे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। इसका मतलब वहां पे फोटो करंट नहीं है। तो यहां से हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होने शुरू होते हैं, अगर उस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी जो है उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या उस इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि मींस हर कोई रेडिएशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए जो रेडिएशन है उसके पास एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी क्या, मैं आपको उसका थोड़ा सा पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि जैसे आपकी जो मेटल सरफेस है उसने इलेक्ट्रॉन खुले नहीं छोड़े हैं, उसने थोड़े पकड़ के रखे हैं। तो आपको जब वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से अलग करना है तो आपको वो जो उस इलेक्ट्रॉन का जो वहां पे पॉजिटिव आयन जो बनती थी, अगर वो बाहर जाता था तो उस पॉजिटिव आयन से डिटैच करने में जितनी उसको एनर्जी चाहिए उससे या तो बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो वो जो एनर्जी है वो क्या होती थी, उसका वर्क फंक्शन क्या होता था, वर्क फंक्शन। तो जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो वो वर्क फंक्शन था वही उसकी क्या थी, एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की लिमिट थी। बोलने का मतलब है कि वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन आएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं या मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मींस वहां तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो करंट नहीं देगा। फोटो करंट कब देगा, जब उसकी वैल्यू जो है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ये मेटल ए मेटल बी बोलने का मतलब है कि आप डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट जो होती हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। चाहे आप लाइट सेम रखें, जैसे आपने ग्रीन लाइट के साथ किया है, लेकिन अगर आपने पोटेशियम लिया है या आपने रुबिडियम लिया है तो पोटेशियम या रुबिडियम की जो मेटल सरफेस है उनके लिए जो है वो उसकी जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी। तो ये हम यहां से देख पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये एक क्या बोल सकता हूं पार्ट था कि ये ऐसा क्यों हुआ कि इसको क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रेडिएशन दे रही है, रेडिएशन ही आपकी डाइफ्रैक्शन दे रही थी, रेडिएशन ही आपका इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही थी, रेडिएशन ही आपका पोलराइजेशन दे रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जो वेव थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके एक दो रीजन थे। तो सबसे पहला रीजन तो ये था कि आपकी जो वेव थ्योरी बोलती थी कि जो रेडिएशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें ये बोला गया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और हम बोल सकते हैं पर मैग्नेटिक फील्ड, आपका ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जो उसकी एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपकी ये वेव है, अगर इसका ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जो एनर्जी एम्पलीट्यूड है वो एनर्जी कब देगा उसको इंटेंसिटी बोलते थे। तो बोलने का मतलब है इंटेंसिटी जो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो जो इफेक्ट हमने अभी ग्राफिकली देखे तो उसमें तो हमने ये बोला कि जो एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन यहां पे ये बोला गया था कि जो एनर्जी है रेडिएशन की वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये पहला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी। दूसरा क्या बोला गया था कि जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रीजन जहां पे वो वेव पड़ रही है। मींस एक एरिया है मेटल का, उसके ऊपर वेव्स आ रही हैं, तो जितने एरिया को वो मेटल के रेडिएट करती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी सारे इलेक्ट्रॉन्स में। तो इससे क्या हुआ? इससे तो मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो फ्री है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो यहां से अगर ये रेडिएशन आ रही है तो ये रेडिएशन एक टॉर्च की तरह देखी गई, मतलब ये जितने भी एरिया पे गिरेगी वो सब एरिया में उन सब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली एनर्जी देती रहेगी। तो इससे क्या हुआ? इससे तो ये हुआ कि जो हम पहले बोल रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकलेगा, जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी बोली कि मींस जो करंट है वो इंटेंसिटी के साथ क्या होता है कि लीनियरली, जैसे एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन यहां पे तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रेडिएशन है वो इक्वली सारे जिस एरिया को रेडिएट करेगी उस सब एरिया के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी? एनर्जाइज कर देगी। और जब सफिशिएंट एनर्जी सबके पास होगी वो सारे जो है वो सरफेस को एक साथ छोड़ देंगे। ऐसा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं था। उसमें तो ये बोला गया था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, मींस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होता है। तो ये दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें था एक्सप्लेनेशन में। तीसरा, जो ये फिनोमिनन होता है ना, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। मींस उसका टाइम लैग जो होता है दैट इज लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब यहां से फोटोन आया, यहां इलेक्ट्रॉन से टकराया और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर चला गया। और ये सारे फिनोमिनन जो होता था दैट इज बिलो उसका जो टाइम पीरियड होता है या टाइम लैग बोलते हैं दैट इज लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। लेकिन अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो क्या बोला था उसने कि वेव जो है वो इक्वली सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? एनर्जाइज करेगी। और जब उसके उन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आएगी वो सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट अगर आधा घंटा लग जाए या हाफ एन आवर या आवर्स लग जाएंगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेंगे, और वो जब एनर्जी सफिशिएंटली निकल जाए होगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल टेक आवर्स टू get energize the electrons to leave the metal surface। तो हम यहाँ पे वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस वाली बात को क्या कर रहे थे? कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे थे, क्योंकि वहां पे तो आवर्स का समय लगता है किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज होने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेव थ्योरी जो थी वो इंटेंसिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी, और जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी थी वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोकस करती थी। मींस जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोन्स्ट्रेट हुआ था, कौन कौन से वेरिएशंस देखी गई थी, वेव थ्योरी उसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो आइंस्टीन थे उन्होंने इन 1905 जो हमारे साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने 1905 में एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी जिसका नाम बोला गया था आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और वो जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो वो इक्वेशन क्या थी, वेरी सिंपल, बेसिकली वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था आइंस्टीन ने जो था जो रेडिएशन थी उसका क्लास जो क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि जो रेडिएशन है उसके साथ एनर्जी पैकेट है, मींस रेडिएशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिसको क्वांटम बोला गया था, या उसको बाद में क्या नाम दिया गया था, फोटोन दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि जो इंटरेक्शन होती है फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, वो एक इलास्टिक कोलिजन की तरह होती है। हमारा जो एनर्जी है और मोमेंटम वो तो कंजर्व रहता है पूरी प्रोसेस में। तो बेसिकली आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन थी। किसका एनर्जी कंजर्वेशन का, वो रेडिएशन आई और इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके साथ कौन सी एनर्जी गई। तो हम कैसे देखेंगे उसको, इन सिंपल वर्ड्स हम ये देखेंगे कि लेट अस सपोज दैट ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक रेडिएशन आई और रेडिएशन के लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, मींस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो जैसे ये फोटोन आया, मींस ये रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फोटोन आई, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसको अलग करने के लिए, तो ये जो फोटोन आया यहां से, उसकी एनर्जी कितनी ली थी, उसकी एनर्जी ली थी E इक्वल्स टू एच न्यू। जो एनर्जी थी E इक्वल्स टू एच न्यू। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस एच न्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो किस में यूज होगी, वर्क फंक्शन। मैं अभी आपको डिफाइन कर चुका हूं वर्क फंक्शन क्या है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। अभी वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आए, अभी हमने सिर्फ उनको क्या किया है, सेपरेट किया है। और सेपरेट करने के बाद वो जब मूव किए तो उनके पास कुछ ना कुछ क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो हुआ क्या, यहां से एनर्जी एच न्यू आई, यहां पे एनर्जी यूज होगी वर्क फंक्शन, उसको मैं डब्ल्यू नॉट से डिनोट करता हूं। कई जगह कई आपने उसमें इसको साई नॉट से भी डिनोट करते हैं। डब्ल्यू नॉट इज अ वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है जिसके साथ वो मूव किया। तो क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग, इट इज एच न्यू, मींस जो एनर्जी फोटोन की आई माइनस वर्क फंक्शन। तो ये जो इक्वेशन थी ये था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन की। लेकिन उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी दी थी उसके लिए क्या बोला था, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, दिस इज एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब क्या हुआ कि अगर हम ये मान लें कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो है जब इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के पास पहुंचेगा, उससे ज्यादा एनर्जी के नहीं है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो मैक्सिमम। तो अगर हम ये बोले कि हमारी एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो म्यू है दैट इज म्यू नॉट, हमारा जो म्यू है वो म्यू नॉट है, सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो रेडिएशन आई, तो ये तो सिर्फ सारी की सारी किस में यूज हो जाएगी, इन वर्क फंक्शन। मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से अलग कर पाएगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं देगी, क्योंकि उसकी एनर्जी तो सिर्फ किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर। तो एट न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ वी एम एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा आपके पास आएगा 0 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। ये वर्क फंक्शन की बात है। तो अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं तो सिंपली दैट कम्स टू एच न्यू नॉट। तो इसको हम वहां उस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, म्यू माइनस म्यू नॉट, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
तो बेसिकली ये इक्वेशन है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है। अब हमने पीछे ग्राफ में देखा कि जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है mv मैक्स का स्क्वायर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू क्या होती है ev नॉट। तो हम ev नॉट को भी यहां पुट कर सकते हैं। तो आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, ev नॉट h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये तो थी आइंस्टाइन की इक्वेशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जो मिल्कन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक एच की वैल्यू कैलकुलेट की थी और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। तो जब उन्होंने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहा एक्सपेरिमेंटली, तो मिल्कन जो थे उन्होंने एच की वैल्यू और वर्क फंक्शन जो डब्ल्यू नॉट है उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की थी किस मेटल सरफेस के लिए, वो बिल्कुल थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली कोरिलेट हुई थी आइंस्टाइन इक्वेशन से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी वो वेरीफाई थी। तो उसके बाद बोला गया था कि जो रेडिएशन है वो वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वो है, लेकिन साथ में उसके पास एक पार्टिकल नेचर भी होती है, और उस पार्टिकल को ही नाम दिया था उन्होंने क्वांटम ऑफ एनर्जी, और जिसको कि बोला गया था फोटोन। फिर ये जो आपको लॉज थे, जो आपको मैंने पीछे बताया, जो ऑब्जर्वेशन थी वो लॉज भी थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, तो उन लॉज को इस इक्वेशन से, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक्सप्लेनेशन भी दी गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे करवाया जाता है, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, उसके अलग अलग वैल्यू से कैसे उसको मतलब बोलने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो करंट कैसे वेरिएट होता है, पोटेंशियल के साथ कैसे वेरिएट होता है, ये सब जो है मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बताया। साथ ही मैंने बताया कि वेव थ्योरी क्यों इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और उसी को आगे एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए आइंस्टाइन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी।